बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास के आज और भी तेज होने का अनुमान जताया जा रहा है। 1 मिनट में पूरा अपडेट देखिए। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास के आज और खतरनाक होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और हवा की रफ्तार 24 और 25 मई को 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की उम्मीद है। इसके बाद ये हवा और तेज हो सकती है। पूर्वी तट पर नौसेना के मानवीय सहायता और आपदा राहत समूह ने 4 जहाजों और हवाई जहाजों को स्टैंड बाई पर रख लिया गया है। विशाखापत्तनम में INS डेगा, चेन्नई में INS राजाली भी मोर्चे के लिए तैयार है। 8 बाढ़ राहत टीमें और 4 गोताखोरों की टीमें पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में तैनात कर दी गई हैं। रेलवे ने प्रेस रिलीज जारी की। इस चक्रवात के चलते रविवार को 25 और ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया गया है। इन सभी ट्रेनों का परिचालन 24 से लेकर 29 मई तक बंद रहेगा। छत्रसाल स्टेडियम हत्याकांड मामले में पहलवान सुशील कुमार को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। छत्रसाल स्टेडियम हत्याकांड मामले में रविवार को सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी अजय को भी कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। सुशील कुमार की ओर से एडवोकेट BS जाखड़ पेश हुए। 12 दिन के रिमांड से जुड़ी मांग का विरोध किया। वकील का कहना था कि दलील दी थी कि जो चीजें बरामद किए जाने की बात कही जा रही है उन्हें हासिल करने में महज 1 दिन लगता है। मेरा सबमिशन ये था कि जब ऑलरेडी एक अक्यूज 3 दिन का पुलिस रिमांड पे जा चुका है, गाड़ी रिकवर हो चुकी है, डंडा रिकवर हो सकता है, पुलिस को अब पुलिस रिमांड किस लिए चाहिए फर्दर पुलिस रिमांड के लिए। इसी वजह से पुलिस ने 6 दिन का पुलिस रिमांड किया है, ना कि 12 दिन का दिया है। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार ने छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ के साथ मारपीट की थी। मारपीट के बाद पहलवान सागर धनखड़ की मौत हो गई थी। 13 विपक्षी दलों ने किसान आंदोलन के 26 मई के प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। नए कृषि कानून के विरोध में जारी किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे होने वाले हैं। ऐसे में आने वाली 26 मई को किसानों ने देश भर में प्रदर्शन करने का फैसला किया है। किसानों के 26 मई के प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी समेत 13 विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी कर अपनी पार्टी के समर्थन के बारे में बताया। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हमारे नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी संयुक्त किसान मोर्चा की इस अपील का पुरजोर समर्थन करते हैं और आम आदमी पार्टी इस 1 दिन के नेशन वाइड प्रोटेस्ट को सपोर्ट करेगी। नए कृषि कानून को लेकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले साल के नवंबर से ही धरना दे रहे हैं। तृणमूल पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी ने जी न्यूज के लाइव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरा हिटलर कह दिया। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। नरेंद्र मोदी ने जो कर रहा है सेकंड हिटलर है वो। ये तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी हैं, जिन्होंने जी न्यूज के लाइव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरा हिटलर कह दिया। दरअसल इससे पहले सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा था कि भारत की बड़ी संख्या इस देश में 2024 में दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाने का इंतजार कर रही है। उनके इस बयान को लेकर जब जी न्यूज के कार्यक्रम ताल ठोके में सवाल किया गया तो उन्होंने कोरोना के हालात को लेकर PM मोदी को दूसरा हिटलर कह दिया। नरेंद्र मोदी ने जो कर रहा है सेकंड हिटलर है वो। सबको आवाज दबा देता है। जो अपोजिशन में है उसको घुसा दो, जेल में घुसा दो। कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार देश में 2.5 लाख से कम नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या 2.5 लाख से भी कम रही। पिछले 24 घंटे में देश में 2,40,842 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 3,741 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई।
वहीं पिछले 24 घंटे में 3,55,102 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 2,65,30,132 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 2,34,25,467 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 28,05,399 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 2,99,266 मौतें हो चुकी हैं। भारत में अब तक 19,50,04,184 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड-19 पर मंत्रियों के समूह यानी GOM की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुबह 10:30 बजे ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। रविवार को CBSE की 12वीं की परीक्षाओं को लेकर हुई बैठक में कोई फैसला नहीं लिया जा सका। देश में कोरोना महामारी के बीच CBSE 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराने को लेकर फिलहाल कोई स्थिति साफ नहीं हो पाई है। रविवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा सचिवों, राज्य परीक्षा बोर्डों के अध्यक्षों और हितधारकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। हालांकि बैठक में परीक्षाएं कराने को लेकर कुछ खास फैसला नहीं हो सका, जिसके बाद अगली बैठक 30 मई को बुलाई गई है। इस बीच राज्यों से 25 मई तक इसे लेकर सुझाव देने की बात कही गई है। जो भी परिस्थितियां होंगी वो आपकी सुरक्षा और आपका भविष्य, हमारे सामने दोनों चीजें हैं। 30 मई तक सभी राज्यों के जो राज्य, कुछ ही राज्य हैं जिन्होंने कहा है कि हमको थोड़ा सा और भी मौका दीजिए। हालांकि उनका भी सकारात्मक रूप था, लेकिन और क्या क्या सुझाव हो सकते हैं उनके लिए, वो 25 मई तक उन राज्यों के सुझाव भी आ जाएंगे। दिल्ली सरकार ने केंद्र से CBSE की 12वीं की परीक्षाओं को आयोजित न कराए जाने की मांग की। CBSE की 12वीं की परीक्षाओं को लेकर अब दिल्ली सरकार और केंद्र आमने सामने आ गए हैं। रविवार की बैठक के बाद केंद्र की ओर से स्थिति साफ न होने के बाद दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस वार्ता की और कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए परीक्षाएं न आयोजित की जाए। केंद्र सरकार को भी आज कहा, हम उनको चिट्ठी भी लिख के कहेंगे कि ये दोनों ऑप्शन परीक्षा कराने के ऑप्शन हैं, लेकिन हमारी राय में ये वक्त परीक्षा कराने का नहीं है। हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करें और उसको 12वीं की परीक्षा में हम उत्तीर्ण करें। इस बीच डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने ये भी कहा कि परीक्षाएं आयोजित करने से पहले बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए तो बेहतर होगा। जैसा मैंने कहा कि पूरे देश में करीब 1.5 करोड़ बच्चे हैं जो 12वीं क्लास में हैं। आज देश में भी वैक्सीन उपलब्ध है जो युवाओं के लिए कारगर बताई जा रही है। और दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या 2000 से भी नीचे पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या में बहुत बड़ी गिरावट रिकॉर्ड की गई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1,649 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 189 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटे में 5,158 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना की कुल 14,16,868 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 13,66,056 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 27,610 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 23,202 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 68,043 टेस्ट किए गए हैं। अब तक दिल्ली में कुल 1,87,27,191 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। दिल्ली में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स लोगों से दवाएं दान करने की अपील कर रहे हैं। देश में कोरोना महामारी के बीच दवाओं की कमी की खबरें आम हो गई है। कोरोना से लेकर ब्लैक फंगस की दवाएं मेडिकल स्टोर से गायब है। अगर दवाएं उपलब्ध भी है तो कई दिनों बाद मिलती है। लेकिन इस बीच दिल्ली में कॉलेज के कुछ छात्रों ने ऐसे लोगों की मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं। इन युवाओं ने लोगों से अपील की है कि जो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, लेकिन आप किस तरह से बाहर निकल के आए, किस तरह से लोगों को अवेयर किया कि मेडिसिन दीजिए अगर आपके घर में बच गई है तो। और हमने ये डिसीजन तब लिया जब हमारे एक फैकल्टी मेंबर की
फैमिली में डेथ हो गई थी ड्यू टू एक इंजेक्शन के वजह से उनकी डेथ हो गई थी, तो उनको एक इंजेक्शन नहीं मिल पाया। तो उसकी वजह से हमने सोचा क्यों ना हम लोगों की जिंदगी बचाएं, क्यों ना हम ऐसा कुछ इनिशिएटिव लें कि जो गरीब लोग हैं उनकी जिंदगी बचे। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया हमारी टीम के साथ। वो अपने घर में बची हुई दवाओं को लोगों के लिए डोनेट करें। आसपास के लोगों ने भी कॉलेज छात्रों की इस पहल की सराहना की है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों की संख्या लगातार दूसरे दिन 30,000 से कम रिकॉर्ड की गई है। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन कोरोना के मामलों की संख्या 26,000 से थोड़ी ज्यादा रही। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 26,672 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 594 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 29,177 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 55,79,897 नए मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 51,40,272 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,48,395 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना से कुल 88,620 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में 24 घंटे में 1,427 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 49 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के 6,96,910 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मुंबई में कुल 14,565 लोगों की मौत हो चुकी है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी और आजमगढ़ का दौरा करेंगे। यूपी में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी दोपहर 12 बजे आजमगढ़ पुलिस लाइन पहुंचेंगे। पुलिस लाइन से सीधे इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर पहुंचेंगे। यहां से निकलकर सीधे मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर पहुंचेंगे। वहां कॉलेज कोविड वार्ड और जिले में कोविड कंट्रोल की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी मेडिकल कॉलेज में ही जिले के जन प्रतिनिधियों से मुलाकात कर और कोविड कंट्रोल को लेकर जानकारी लेंगे। मेडिकल कॉलेज में ही सीएम योगी प्रेस वार्ता भी करेंगे। दोपहर करीब 2 बजे सीएम योगी वहां से रवाना होंगे। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों के साथ ही जिले में बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ बीएचयू में बने ब्लैक फंगस वार्ड और पंडित राजन मिश्र डीआरडीओ कोविड अस्पताल का निरीक्षण भी कर सकते हैं। समीक्षा बैठक और स्थलीय निरीक्षण के बाद सीएम योगी सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम भी करेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बेंगलुरु के एक अस्पताल के कुछ डॉक्टर्स का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कोरोना महामारी के बीच सकारात्मकता कितनी जरूरी है, ये इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। डॉक्टर चंद्रम्मा दयानंद सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बेंगलुरु के इस वार्ड में कई कोरोना मरीजों का इलाज जारी है, लेकिन इन मरीजों में दवा के साथ ही सकारात्मक प्रभाव भी बेहद जरूरी है। ऐसे में यहाँ के डॉक्टर ने मरीजों के बीच सकारात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी कोशिश की। वीडियो में कई डॉक्टरों को लोकप्रिय फिल्मी गीतों की धुन पर व्यायाम और डांस करने के साथ साथ मरीजों के साथ भी थोड़ा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना काल में अपने परिजनों से दूर अस्पताल में मरीजों के लिए ऐसी कोशिश करना निश्चित एक अनोखा कदम है। कर्नाटक के बेल्लारी में कोरोना के कारण एक मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने हंगामा किया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा ये कर्नाटक के बेल्लारी जिले का सरकारी अस्पताल है, जहां कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। लेकिन फुटेज में आप देखेंगे कि मरीज के पास खड़े कुछ लोग अचानक इस महिला डॉक्टर पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते कई स्वास्थ्य कर्मी वहां आ जाते हैं और महिला डॉक्टर को किसी तरह बचाते हैं। बावजूद इसके मृतक के परिजन महिला से न सिर्फ बहस करते हैं, बल्कि दोबारा उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस अस्पताल में तिप्पसामी के पिता मल्लिकार्जुन गौड़ का इलाज चल रहा था, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मौत हो गई। इस बात को लेकर परिवार वाले नाराज हो गए और मल्लिकार्जुन की मौत के लिए इलाज कर रहे डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराया। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि पहले तो उन लोगों ने महिला डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया और अस्पताल प्रशासन के लोगों के रोकने के बाद भी उस पर हमला करने के लिए बार बार आगे आते हुए दिखाई दिए। फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और जाँच की जा रही है।
कोरोना की दूसरी लहर के बीच कई राज्यों से बच्चों के संक्रमित होने की खबरें आ रही हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर में कई बच्चे भी लगातार संक्रमित हो रहे हैं। कई राज्यों से लगातार बच्चों में कोरोना का वायरस पाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक महीने में अब तक 302 बच्चे कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। मृतकों में एक 9 माह का मासूम बच्चा भी शामिल था। इसमें से 15 बच्चे गंभीर रूप से पीड़ित है और इलाज चल रहा है। प्रारंभिक लक्षणों में उल्टी, दस्त और पीलिया के लक्षण भी दिखे हैं। राजस्थान के दौसा में पिछले 22 दिन में 300 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कई बच्चे उन परिवारों से थे जहां कोई कोरोना का मरीज था। हालांकि ये सभी बच्चे सामान्य दवाइयां खाने के बाद ठीक हो गए। CMHO ने भी तीसरी लहर की आशंका से इनकार किया है। राजस्थान के ही सीकर में 1 मार्च से अब तक 18 साल से कम उम्र के 1757 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। सीकर चिकित्सा विभाग ने तीसरी लहर पर काबू करने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना के मामलों में भले ही कमी आई हो, लेकिन कई राज्यों ने लॉकडाउन की तारीख आगे बढ़ा दी है। कोरोना के मामले देश में भले ही अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन इस बीच राज्यों ने अभी भी लॉकडाउन में ढील न देने का फैसला किया है। राजस्थान सरकार ने 8 जून तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें लॉकडाउन जैसे सख्त कदमों को जारी रखने का सुझाव दिया था। राजस्थान में बीते 24 घंटे में 6521 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच 113 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि 16,520 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राजस्थान में कुल 9,16,042 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में अभी 1,12,218 मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली की आप सरकार ने भी रविवार को लॉकडाउन 1 हफ्ते और बढ़ाने का फैसला किया। दिल्ली के CM केजरीवाल ने कहा कि 31 मई की सुबह 5 बजे तक पाबंदियां लागू रहेंगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.